हेलो दोस्तों, पीवाईक्यू स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने पेज 7 तक यानी क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चालू करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट इंडियन एसटीएमएम डायस्पोरा विथ इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन जून 2023? तो वैभव फेलोशिप यह कार्यक्रम वास्तव में भारत सरकार द्वारा जून 2023 में भारतीय स्टीमिम प्रवासी समुदाय को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। वैभव का मतलब है वैज्ञानिक एवं और नवाचारी बंधन। तो वैज्ञानिक और नवाचारी बंधन के माध्यम से भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान का आधार बढ़ाना, ये काम है वैभव फेलोशिप का। तो इसके अलावा जेसी बॉस फेलोशिप, गांधी फेलोशिप और डॉक्टर बाबा साहेब भीम अम्बेडकर फेलोशिप, ये नहीं है इसका आंसर। आप इसको ऑप्शन से आप समझ सकते हैं। जब भी डॉक्टर बाबा साहेब भीम अम्बेडकर के बारे में होगा ना, तो आप ये बात अंदाज़ा लगाइएगा, जब भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कोई भी बात होगी, तो वो हमेशा अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से रिलेटेड होगा, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसा कोई मतलब है नहीं, तो इनसे रिलेटेड है नहीं। अब गांधी जी की बात होगी तो हमेशा शांति, परिवर्तन, नेतृत्व, इससे रिलेटेड बात होगी हमेशा। देखिए, गांधी फेलोशिप, ये फेलोशिप सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व विकास पर केंद्रित है, ठीक है, ये फेलोशिप। तो ये बता ही दिया, तो ये तो वैसे नहीं होगा। अब इन दो में आपको कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में। तो जेसी बॉस फेलोशिप है, यह फेलोशिप वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक। और ये दिया गया है अभी हमारे प्रवासी समुदाय को, ठीक। पॉज कीजिए और वीडियो को एक बार रीड कर लीजिएगा, इसको आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, उड़ीसा साइंटिस्ट स्वाति नायक won which of the following international award in September 2023? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। तो स्वाति नायक ने सितंबर 2023 में कृषि और खाद्य उत्पादन में असाधारण योगदान के लिए उन्हें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया था। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज और चैंपियंस ऑफ द अर्थ नोबेल पीस प्राइज, इसके बारे में चलो बात करते हैं। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार, ये पुरस्कार ना पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक। और चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये यूनाइटेड स्टेट द्वारा पर्यावरण में जो भी कोई स्पेशल काम करता है, ये उनको दिया जाता है। और नोबेल शांति पुरस्कार, आपको बारे में पता ही होगा, नोबेल पुरस्कार ये शांति के लिए सबसे बड़ा मतलब वो है, अवार्ड है। ये उन जो भी शांति के लिए बड़ा काम करते हैं उनको दिया जाता है ये। तो ये दिया जाता है क्या कहते हैं, शांति के लिए। ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूएन द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के लिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ये भी पुरस्कार पर्यावरण से रिलेटेड ही है। और नॉर्मन बोरलॉग, ये मिलता रहता है। और 2023 में हमारे कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए हमारी क्या कहते हैं, स्वाति जी को मिला था। चलिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत? तो 1526 में उन्होंने पानीपत की फर्स्ट लड़ाई लड़ी थी। एक खास बात बताऊँ पानीपत के बारे में, पानीपत की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई ना, इसमें आप नोट कीजिएगा, जो भी डेट है उसमें 6 जरूर आएगा, तीनों लड़ाइयों में। तो ये आप ट्रिक जैसा समझ लीजिए याद करने के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें मैंने सारे भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बारे में लिख दिया है डेट्स के साथ में। खैर ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल आपको मिल ही जाएगा, बट मैंने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है आपके लिए, जो बाकी यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था, ठीक है। पानीपत में हुई थी एरिया में। तो देखो इसमें 26 6 आया हुआ है, 1526 में हुई पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 में, देखिए इसमें भी 6 आया हुआ है, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर जीता था इसमें। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, यहाँ भी 6 आया हुआ है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक। और ये हुई थी पानीपत हरियाणा में। ये भी पानीपत की जितनी भी लड़ाई है ना, पहली, दूसरी और तीसरी, इन सब में देखिए 6 कॉमन है, 1526, 1556, 1761, 6। आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि डेट तो बहुत सारी में याद करनी पड़ेगी, कितने याद रखिएगा, आप इसको इमेजिन करके याद रख लीजिएगा। चलिए, महाराष्ट्र सरकार की लेक लाडली योजना किस वर्ष के बाद जन्मी लड़कियों के लिए प्रभावी है? तो एक खास बात बताऊँ, जिसमें भी डेट दिए हुए हैं ना करंट अफेयर में,
तो 99% केस में ना उसका आंसर 2023 होगा। देखिए कैसे, पेपर कब हुआ था हमारा ये, वार्डन मैटर्न और असिस्टेंट ग्रेड, मतलब 2024 के साथ पेपर है, तो ऑब्वियसली करंट अफेयर है, एक साल पहले का होगा 99% केस में। तो आंसर क्या है, 2023। महाराष्ट्र लेक लाडली योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य लड़कियों को जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उनको, बेटी को शिक्षा भविष्य को मतलब बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना बनाई गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, अप्रैल 2023 में। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च अ nationwide universal drug administration MDA campaign to eliminate which of the following disease? Japanese encephalitis, lymphatic filaria, या फिर स्किल सेल एनीमिया, या पेल्विक कैंसर। तो ये जो एलिमिनेट करने के लिए उस टाइम उन्होंने शुरू किया था वो था लिम्फेटिक फाइलेरिया। ये रहा लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसे हिंदी में एलिफेंटासिस यानी कि हाथी के पाँव भी कहा जाता है। यह परजीवी बीमारी थ्रेड लाइक कीड़े यानी कि जो मच्छर होते हैं ना उससे काटने से फैलती है। बेसिकली इसमें होता क्या है ना, हमारे जो पैर होते हैं ना वो सूज के हाथी जैसे दिखने लगते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं इस बीमारी में। इसे इसको मतलब देसी भाषा में हाथी पाँव भी कहते हैं, और इंग्लिश में लिम्फेटिक फाइलेरिया। ठीक, तो ये एमडी द्वारा कैंपेन चलाया गया था ख़त्म करने के लिए। कौन? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर द्वारा। चलिए पॉज करके बाकी के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा विश्व कप 2026 और एफसी एशिया कप 2027 प्रारंभिक क्वालीफायर राउंड 2 भारत की शुरुआती 2 घरेलू मैच की मेजबानी की गई थी? ये भुवनेश्वर में हुआ था। यार में ज़्यादा कुछ नहीं बताने के लिए, ये करंट अफेयर है जो अब दोबारा आएगा भी नहीं। चलिए, कंपल्सरी acquisition of property was omitted by which constitutional amendment act of India? बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता। ये कम से कम इस पूरी पीडीएफ में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हैं, कम से कम नहीं तो 25 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है घुमा घुमा के। ये आपको ना रटना होगा, रटना, क्योंकि हर एग्जाम में से क्वेश्चन आए हैं। कभी ईयर पूछ लेते हैं, कभी भाग पूछ लेते हैं, कभी अनुच्छेद पूछ लेते हैं, कभी मतलब कौन सा अमेंडमेंट है ये पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन था ये उस टाइम। तो 1900 अधिनियम था, सॉरी 1978 के इस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। याद रखिएगा, हमारा अब जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं कानूनी अधिकार बन गया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मतलब आगे। इसके साथ ही संपत्ति का अधिग्रहण एवं संबंधित प्रावधानों को में बदल दिए गए थे। तो पहले ये मौलिक अधिकार के अंदर आता था, जिसको 1978 को 44 संविधान संशोधन के तहत भाग 12 के 300 अनुच्छेद 301 के तहत मतलब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। ठीक, इसके अलावा 36 है, ये हमारा सिक्किम से रिलेटेड है। जो तो सिक्किम को जब भारत में शामिल किया गया था ना, तब हमने 36वां संविधान संशोधन किया था। ये भी याद कर लो, ये भी एग्जाम में सेम आया हुआ है, मैंने देखा है। देखो ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करके आ रहा है, आपको कह रहा है मगर लोग ध्यान नहीं देते। 7वां संविधान संशोधन, ये राज्य की पुनर्गठन और उच्च न्यायालय उसके क्षेत्रिका से संबंधित है। और 24वां संशोधन जो हुआ था वो संसद की संविधान संशोधन शक्ति से संबंधित है। तो जो भी मतलब संसद संविधान में संशोधन करता है वो इसके दम पर करता है, अनुच्छेद 24वें के तहत। ठीक, सॉरी 24वां संशोधन अधिनियम के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 15? तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत प्रावधान है। इसके अनुसार राज्य, सेना और शिक्षा, फिर से सुनिए, राज्य, सेना और शिक्षा से संबंधित बंदों के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इस फील्ड के अलावा किसी को कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी आर्टिकल 18 के तहत, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य की कोई उपाधि नहीं ले सकता इस आर्टिकल की मतलब कारण से। और अनुच्छेद 22, ये गिरफ्तारी से सुरक्षा दिलाता है हमको, ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 23, ये मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार को रोकता है। और अनुच्छेद 15, ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या किसी के भी मतलब बेस पे आधार पे भेदभाव को निषेध में रोकता है। ठीक, चलिए, भारत के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माय भारत मंच कब लॉन्च किया गया था? तो एग्जाम कब हुआ था? 24 में, तो आंसर 2023।
बस समझते जाइए आप। माय भारत मेरा युवा भारत एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जिसे भारतीय युवाओं को समर्पित किया गया है। यह कार्यक्रम युवा पीढ़ी को सक्रिय, जागरूक और प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। 2023 में लॉन्च किया गया था युवा भारत। चलिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF फंड किस वर्ष लॉन्च किया गया था? एग्जाम कब हुआ था? समझ जाओ 2000, तो ऑप्शन 2023 है क्योंकि एक साल पहले का अफेयर है ना। ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो वैश्विक जैव विविधता को संरक्षण के लिए वित्त सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यानी संरक्षण के लिए पैसे प्रदान करता है। इसको ऐसे याद कर लीजिए, पॉज कीजिए, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? वासुदेव चौहान, पुलकेश फर्स्ट, दंती दुर्ग या गोपाल? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इसको याद करने की टेक्निक बताऊं आपको। देखिए लास्ट में ना छोटा ऊ मतलब ऊ की मात्रा आएगी सेकंड लास्ट में। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग राष्ट्रकूट, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। और बाकी को भी आपको चल मैं याद कराता हूँ। जैसे वासुदेव चौहान है, तो वासुदेव चौहान चौहान वंश के थे, वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक थे। पुलकेशन थे चालुक्य वंश के संस्थापक। इसको याद कैसे रखेंगे? तो पुलकेशन में स्टार्टिंग में पू आ रहा है यानी ऊ आ रहा है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ऊ आ रहा है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। और दंती दुर्ग में देखिए लास्ट में, और राजकूट में भी लास्ट में। ठीक है, दंती दुर्ग राजकूट, पुलकेशन चालुक्य, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो वासुदेव चौहान वह चौहान वंश के संस्थापक थे। पुलकेशन प्रथम वह चालुक्य वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, दंती दुर्ग के राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक माना जाता है और उन्हें 8वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना की थी। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। गोपाल पाल, आप ऐसे करके लिए गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे जो पूर्वी भारत में शासन करते थे। ठीक, चलिए चलिए, Which of the following institution is not mentioned in the Constitution of India? मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, ये पूछ रहा है। प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। तो प्लानिंग कमीशन हमारे संविधान में मतलब जुड़ा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, मगर फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी यानी कि यूपीएस यूनियन पब्लिक कमीशन के बारे में लिखा गया है। ये बताता हूँ। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। 2015 में इसे नीति आयोग के द्वारा बदल दिया गया है। तो अभी नीति आयोग आ गया है, पहले योजना आयोग हुआ करता था। जैसे मोदी जी आए उन्होंने इसको हटा दिया, इसमें इसी के तहत बनती थी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, वो बंद कर दी मोदी जी ने और उन्होंने नीति आयोग चालू किया 2015 में, 1 जनवरी 2015 से। और वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में मिलता है। या केंद्र राज्य के बीच मनी से रिलेटेड जितने भी संसाधन का वितरण होता है उसकी सिफारिश करता है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 324 में है और ये देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है, ये काम कराना उनका है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। यह केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बताओ क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में क्या दिए हुए हैं। तो यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 में दिया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 और प्लानिंग कमीशन जो 1950 में था, ये किसी आर्टिकल में दिया ही नहीं गया हमारे। ठीक, ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, ये पेपर में ज़रूर आएगा आपके। चलिए, which of the following statements is correct regarding the qualification for election as president? He is a citizen of India. He has completed the age of 35 years obviously. तो चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसके लिए कम से कम पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो इंडिया के नागरिक हो। दूसरा, राष्ट्रपति हो तो 35 साल पूरा कंप्लीट कर चुका हो, और अगर प्रधानमंत्री हो तो 25 साल पूरा कंप्लीट कर चुका हो। उसके बाद वो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, और ज़्यादातर ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना ऑप्शन वाले, उसका आंसर आप देखिएगा बोथ होता है 99% केस में आंसर बोथ ही मिलेगा। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से जब भी पद जो पद होता है वो रिक्त हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये बात सच है।
जब भी अगर हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे या उन पे महाभियोग लगा दिया जाए या बस वो अपना पद जब भी छोड़ देंगे ना, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आ जाते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे आके काम करने लगता है, जब तक फिर से चुनाव होकर के नया राष्ट्रपति नहीं बनता है। उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। हाँ, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उससे प्रस्ताव को लोकसभा से सहमति लेनी पड़ती है। ये बात भी सच है। जब भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाना होता है हमें वक्त से पहले, तो राज्यसभा पर उन पर महाभियोग लगाया जाता है और उससे फिर लोकसभा से भी पास कराना होता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति तो रा और राज्यसभा, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है, लोकसभा का नहीं, ठीक। ये देखिए लिखा भी है। तो उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ना कि लोकसभा का। और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और अभी जो हमने चुन के बनाया वो है हमारे ओम बिरला जी, ठीक। बाकी हम यही लिखा है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष में लिंगानुपात निम्न में से कौन सा था? तो वैसे तो हमारा लिंगानुपात अलग है, बट सिर्फ 15 से एक कम 59 तक की बात हो रही है, तो 944 है। ये मैंने ट्रिक बनाई है, आप पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा याद करने का। अगर इससे आपको याद हो जाता है तो ठीक है, वरना आप इसे रट लीजिएगा, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है इस नंबर को याद करने का। ओके, चलिए। 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण क्षेत्र की यात्रा की। चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है? चंपारण भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो चंपारण बिहार राज्य में स्थित है, जहां 1917 में महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए पहला सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो पहला सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के लिए चंपारण में, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश भारत में सती पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? तो सती प्रथा, जिसमें जब भी हस्बैंड मर जाते थे तो वाइफ आग लगा लेती थी खुद को और जल के मर जाती थी वो, तो ये होता था। तो ये कब रोक लगाई? 1829 में। तो 1829 में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ने राजा रोमन की राय की सहायता से, जो कि उस टाइम समाज सुधारक थे, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था। अब देखिए इसको मैंने याद कैसे किया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बार बार, अब मानोगे नहीं, 20 बार क्वेश्चन आया है इस पूरी पीडीएफ में, यानी कितनी बार एग्जाम में आया है। और कभी आपसे डेट पूछ लेते हैं उसमें, कभी आपसे गवर्नर जनरल पूछ लेते हैं, तो कभी कौन से समाज सुधारक थे वो पूछ लेते हैं। तो देखो मैंने इसको कैसे याद किया है, आपको मैं बस मैं तरीका बता रहा हूँ, आप भी ऐसे याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, इससे आप याद करेंगे ना, आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो ब्रिटिश भारत में सती प्रथा प्रतिबंध कब लगाया था? देखो मेरी जो गली का नंबर है ना वो 29 है। तो मैंने इमेजिन किया कि राजा रामचंद्र जी, मतलब ऐसे याद किया हुआ है, राजा रामचंद्र जी हमारे, वो बैट लेकर के उनको मार रहे हैं जो सती प्रथा कर रहे हैं मेरी गली में। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। तो राजा रामचंद्र से राजा राम मोहन राय ने, जो समाज सुधारक थे, और बैट से यानी विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर थे, 1829, यानी मेरी गली का नंबर 29 है, में उन्होंने सती प्रथा को रोक लगाया। तो मैंने इसको ऐसे याद किया है। आप बस ट्रिक बनाइए, इसको कितना अच्छा ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगा। डेट भी याद हो गई, गवर्नर जनरल भी याद हो गए और समाज सुधारक भी याद हो गए जिन्होंने ये काम किया था, जिन्होंने रोक लगाई थी, ठीक। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2023 19 से 31 जनवरी तक जो चला था, 2024 में तमिलनाडु के कितने शहरों में आयोजित किया गया था? तो जो भी ऐसे क्वेश्चन है ना, खेलो इंडिया या कोई भी गेम्स है, मतलब जब पूछा जाता है कि किस राज्य में और कितने शहरों में हुआ था, तो ज़्यादातर आंसर ना 4-5 होता है। किसी भी राज्य के 4 से 5 एरिया में वो खेल मतलब खेला जाता है, तो इसका आंसर 4 है। तमिलनाडु के 4 राज्यों में खेल आयोजित हुआ था। चलिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन was organized by the Indian Space Organization ISRO is collaboration with which of the following organization in June 2023? Italian Space Agency or International Academy of
ऑस्ट्रोनॉटिक्स, IAA। तो ये बात सच है। इन दोनों की हेल्प मतलब हमने की थी, मतलब हमने मिल के काम किया था इस मिशन के लिए, इटालियन से भी और IAA यानी इंटरनेशनल एकेडमिक एस्ट्रोनॉट से भी। और ज़्यादातर आप जब भी देखिएगा जहाँ ऑप्शन है ना, बता चुका हूँ आपको पहले भी, फिर से बताता हूँ, जहाँ भी ये क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन है, ज़्यादातर इसका आंसर बोथ होते हैं, बोथ राइट या बोथ रॉन्ग, ये बात याद रखिएगा 99% केस में। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2021 में। ये अब देखिए 99% केस में होता है, आंसर 2023 होता है, मात्र एक यही है जो मतलब 1% में आता है जो 2021 में हुआ था। याद है कोरोना के आसपास में मालदीव और उन सब से हमारा थोड़ा वो चालू हो गया था, मतलब थोड़ा बहसबाजी हुई थी हमारी सरकार के साथ में, तो उस दौरान पाम ऑयल पर हमने रोक लगा दी थी और तभी हमने मिशन लॉन्च किया था ताकि भारत में हम पाम ऑयल उगाए और उनसे लेना, ताकि हमारे यहाँ मतलब इंडिजीनियस ये ग्रोथ हो और देश की तरक्की हो पाम ऑयल के मामले में। तो वो 2021 में हुआ था, सन पूछा गया है। चलिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो नीरज चोपड़ा ने 2023 को भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। निकी हद जरहीन, ये मुक्केबाजी के लिए जानी जाती है, इन्होंने भी पद जीते हैं मगर एथलेटिक्स वाले में नहीं। PV सिंधु, ये जानी जाती है बैडमिंटन खेलने के लिए, इन्होंने भी पदक जीते हैं मगर ऑब्वियसली एथलेटिक्स में इन्होंने भी नहीं जीता है, ये तो अलग से जीतती है ना। अभिनव बिंद्रा, ये मुक्केबाजी मतलब सॉरी निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है लेकिन एथलेटिक्स में नहीं जीता है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि ये कौन से खिलाड़ी हैं और किस खेल को खेलते हैं, ये पूछा जाता है, तो ये याद कर लीजिए। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, PV सिंधु बैडमिंटन, निखत जहरीन मुक्केबाज और नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा। ओके, चलिए, भारत सरकार द्वारा चिन्हित शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है? तो देखो ये फ्यूचर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली 2022 तो होगा नहीं, 2024 में नहीं होगा क्योंकि उसी वक्त एग्जाम हो रहा था। बता 2026 और 28 तो ज़्यादातर ना 1-2 साल आगे का एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 2026 में आता है। तो भारत सरकार ने चिन्हित शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए 2026 का लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2026 तक कुछ ऐसे शहर हैं जिनको वो भिखारी मुक्त बना देंगे। तो ऐसे कुछ हमारे राज्य थे उनको चिन्हित किया था। सिक्किम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो सिक्किम की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। ऑप्शन करके पढ़ लेते हैं। तो बोडो, बोडो असम में बोली जाती है और मैथिलाइन और मैतई ये दोनों मणिपुर की भाषा है। तो मैथिलाइन मणिपुर, मैथिलाइनी जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है और मैतई ये भी मणिपुरी भाषा का ही दूसरा नाम है। ठीक, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो याद हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेस्टराइजेशन ऑफ मिल्क? पेस्टराइज आपने सुना है ना इसका नाम, हम खेतों में डालते हैं ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया और कीड़े वीड़े होते हैं नहीं लगे, है ना, तो ये वही है। अब इसको यहाँ दूध में मिलाएंगे तो ये वहाँ यहाँ भी सेम ही काम करेगा। तो एलिमिनेट हार्मफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए। टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट, नहीं टेस्ट बढ़ाने के लिए तो हम इसे डालते नहीं है। टू इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ, हाँ ये बात सच है कि इससे सेल्फ लाइफ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हम डालेंगे तो दूध ज़्यादा देर तक बचा रहेगा, फटेगा नहीं बैक्टीरिया के कारण। बट ये इसका मेन प्राइमरी काम नहीं है, प्राइमरी काम तो इसका ये है कि बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करना। टू इंक्रीज इट्स फैट कंटेंट, नहीं ये भी गलत है। मेन काम है इसका कि जो भी दूध में हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करना, ये इसका मेन काम है। देखो ऑप्शन ये भी सही है मगर मेन काम हमारा ये होता है इसका, सेकेंडरी काम इसका ये हुआ, ये काम करने से अपने आप उसका सेकंड काम हो जाता है। बाकी आप पॉज करके पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो इनकी सॉरी इनकी बहनी थी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। यह पुस्तक यानी ये बुक जो थी वो मुगल काल के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देती है हमें। इसके अलावा अमीर खुसरो, अबुल फजल और बदियानी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि और संगीतकार थे, ये दिल्ली सल्तनत के दौरान रहे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में ये प्रसिद्ध कवि थे और संगीतकार थे, जितने भी सल्तनत है दिल्ली सल्तनत में। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे और लेखक और इतिहासकार थे। तो अबुल फजल अकबर के टाइम में थे और ये लेखक और इतिहासकार थे। बदायूनी मुगल साल के इतिहासकार थे और उन्हें मुक्तब उत तवारीख नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने ये बुक लिखी थी बदायूनी ने मुगल काल के टाइम में। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। चलिए, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर किस
शहर को 17वीं ओलंपियाड में प्राप्त हुई थी, किस शहर से उन्हें? तो उनको ये बुडापेस्ट हंगरी से मतलब ये मसाल मिली थी, फिर उसके बाद इंडिया में चेस होना था। ठीक, पॉज कीजिए, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ट्रंकलाइजर प्रशांतक का प्रमुख कार्य क्या है? ट्रंकलाइजर जो होते हैं ना, देखो नाम में शांत है ना, शांत, शांतक, प्रशांतक, बिकॉज ये जो केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, तो ये जो टैबलेट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को मतलब तनाव, चिंता, इन सबको शांत कर देती है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, चिंता एवं तनाव को कम करना, नींद लाना। देखो इस जब चिंता तनाव होता है तो नींद भी आता है, मगर इसका मेन काम नींद लाना नहीं है, मेन काम चिंता और तनाव को कम करना है, जिससे नींद आ जाती है, जिससे दर्द में राहत भी होता है, बट प्राइमरी काम यही है हमारा। ठीक, तो ट्रंक्लाइजर मुख्य रूप से चिंता, तनाव और घबराहट को कम करता है। ठीक है, मस्तिष्क को शांत करता है और प्रभावित को कम करता है। ठीक है, ये शांत कम करने का काम करता है ये केमिकल कंपाउंड। चलिए, पादप कोशिका के मध्य लामेला पटलिका किससे बनी होती है? प्रोटीन, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज या कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्ट की? अब है ना, इसको अब आसान भाषा में समझाता हूँ। पहली बात तो समझिए, जब भी पादप वर्ड हो ना, तो याद रखिएगा ये पेड़ पौधों से रिलेटेड होता है। तो आप इसको ऐसे पढ़ लिया करिएगा कि पेड़ पौधे कोशिकाओं की मध्य लामेला पट्टिका किससे बनी होती है। तो इमेजिन करो कि देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपके पास दो ईंट हैं और आप इन्हें जोड़ना चाहते हैं, तो आप किससे जोड़ोगे? ऑब्वियसली सीमेंट से। दो ईंट को सीमेंट से ही तो जोड़ सकते हो ना। तो वैसे ही पेड़ पौधों के बीच में ना, प्लांट सेल में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को जोड़ने के लिए जो पतली सी परत होती है ना, सीमेंट का काम करती है, वही होती है पटलिका, मिडल लेमा। या जो बीच की परत होती है ना, वही मिडल लेमा होती है। ये परत कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि चूना होते थे पुराने ज़माने में जोड़ने के लिए, वो भी कैल्शियम के होते थे, अब उसको इससे याद कर लीजिएगा। तो कैल्शियम मैग्नीशियम से प्लांट के पौधे के अंदर जो कोशिका होती है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। पॉज करिए और पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। अब आप इसको कितना भी जीके में ढूंढ लेंगे, पढ़ेंगे, याद नहीं होगा आपको, यहाँ आप याद कर सकते हैं। पॉज कीजिए और पढ़िए एक बार, देखिए फिर। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, हम्म, मेलानोकोलोमिश द्रौपदी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? देखिए, द्रौपदी, ये तो पता होगा, हमारे अभी की हमारी जो राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी वहाँ से लिया गया है। तो ये जो है ना, एक मछली है, उनका नाम है, मछली के नाम पर, मछली थी उनके नाम पर ये नाम दिया गया द्रौपदी, मतलब द्रौपदी जी के नाम पर उस मछली का नाम दिया गया है। ये हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर अभी मतलब खोजी गई है, नई नई मछली है, खोजी गई, तो हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पर इस मछली का नाम रख दिया गया है। चलिए आगे, भारत के शेष भाग में मनाई जाने वाली सागा दावा की पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है? जो बुद्ध जयंती होती है ना जी, उसी का नाम है सागा दावा, मतलब उसका दूसरा नाम होता है। ये तिब्बत और अत्यंत में मतलब बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्व मानी जाती है। ये भारत के अन्य हिस्सों में बुद्ध जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध जयंती का दूसरा नाम सागा दावा भी है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा महादेव जयंती, सरोग और रही के बारे में पढ़ते हैं। महावीर जयंती, महावीर जयंती जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सागा दावा पूर्णिमा से अलग है। सरोग, सरोग एक पारंपरिक तिब्बती व्यंजन हो सकता है। रे रे अरुणाचल प्रदेश की दिगारू मिश्मी जनजाति के एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये सवाल ना आया भी है सेम आगे, कि अरुणाचल प्रदेश की दिगारू मिश्मी जनजाति द्वारा कौन सा इंपॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है? वो त्यौहार है रे। सरोग क्या है? तो एक तिब्बती व्यंजन है। महावीर जयंती बता ही दिया, और बुद्ध जयंती का दूसरा नाम सागा दावा। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले नवा खाना महोत्सव का क्या महत्व है? देखो पहली बात ना, ये जो नवा खाना ना, यहाँ लिखा है, नवा खाना का मतलब होता है नया अन्न। नवा खाना, नया खाना, नया अन्न खाना। ठीक, नवा खाना, नया अन्न खाना। तो मुख्य रूप से धान की कटाई से जुड़ा हुआ है ये पर्व, ये जो त्यौहार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ है ना एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ धान एक मेन फसल है, तो धान की कटाई से रिलेटेड ही होगा। तो नया खाना मतलब धान कटना और नए चावल आना, तो नया खाना बन गया, तो नवा खाना महोत्सव छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, तो बीज बोने से रिलेटेड नहीं है, माँ भगवती की आराधना से रिलेटेड नहीं है, भगवान राम की आराधना से भी रिलेटेड नहीं है, ये धान की कटाई से रिलेटेड है। और ज़्यादातर जितने भी छोटे मोटे महोत्सव है, छोटे मोटे का मतलब कहने का मतलब है, जितने भी छोटे छोटे राज्यों में मनाया जाता है, वो ज़्यादातर फसल से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ धान की कटाई से। चलिए, कवच एलटी आधारित तकनीक मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था? तो कवच आज से लगभग 2 साल पहले हमारे रेलवे मंत्री जी ने चालू करा था। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी प्रणाली पर काम करता है। इसका मेन काम है, जब भी ट्रेन आपस में आ जाए ना, तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए।
कवच से रिलेटेड है। ये रेलवे यात्रा प्रवाह को नियंत्रण नहीं करता, ये रेलवे कर्मचारी के लिए निगरानी नहीं करता और ना ही ये ट्रेन के जो संचालक है इसमें मौसम संबंधी अपडेट हमको देता है। इसका काम है 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाना, ठीक है? कवच, डिफेंस सिस्टम, समझ गए? चलिए, यकृत यानी कि लिवर में लौह तत्व की अधिकता के कारण कौन-सा रोग हो जाता है? यानी लिवर में आयरन की मतलब बढ़त से कौन-सा रोग हो जाता है? तो वो है हेमोसायरोसिस। ये जब भी हो जाता है ना, तो हमारे शरीर ये जब होता है जब हमारे शरीर यानी कि हमारे लिवर में और प्लेहा वाले एरिया में लोहा अधिक हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया तब होता है जब हमारे खून के अंदर लाल कोशिका की कमी हो जाती है, तब हमें एनीमिया रोग हो जाता है। मेगलोब्लास्टिक, ये बीमारी तब होती है जब हमारे खून के अंदर विटामिन बी 12 इसकी कमी आ जाती है, तब हमें मेगलोब्लास्टिक बीमारी हो जाती है। ये भी एक एनीमिया का ही प्रकार है। और हेमोलिटिक, हेमोलिटिक ये भी एनीमिया का प्रकार है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारी रेड कोशिका होती है ना, वो बहुत जल्दी मरने लगती है वक़्त से पहले, तब हमें हेमोलिटिक नामक बीमारी हो जाती है। तो हेमोलिटिक वक़्त से पहले जब खून की कोशिका का रेड हिस्सा मरने लगे तब होता है। मेगालोब्लास्टिक जब विटामिन बी 12 मतलब कमी बढ़ने लग जाए तब हो जाता है। और हेमोल्यूसराइसिस ये तब होता है जब शरीर में खासकर लिवर और प्लीहा एरिया में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। और एनीमिया तब होता है जब मतलब खून के अंदर लाल कोशिका की ही कमी पड़ जाती है, ठीक? पॉज़ कीजिए और पढ़िए आराम से, आपको याद हो जाएगा। चलिए, बुद्ध ने उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया था? तो बुद्ध जी ने उपदेश देने के लिए उस टाइम ना आम बोली मतलब जो हमारे भारतीय उत्तर भारत और बिहार के एरिया में आम भाषा थी वो पाली भाषा थी। उन्होंने आम भाषा में भाषण दिया था, तो उस टाइम की आम भाषा पाली थी। तो बुद्ध जी ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। इसके अलावा संस्कृत, मगधी और अपभ्रंश इसमें नहीं दिया था। अपभ्रंश भाषा उस टाइम में मध्यकालीन आर्यों की भाषा थी। मगधी ये मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी हमारी। और संस्कृत उस टाइम विद्वानों और धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी। और उन्होंने भाषण पाली भाषा में दिए, ठीक? पॉज़ कीजिए और पढ़िए। फरवरी 2024 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए नए मौसम उपग्रह का नाम क्या है? तो 2024 में इसरो ने एक सैटेलाइट छोड़ा था मौसम में, जिससे हम उपग्रह जो वो उपग्रह था उसका काम था मौसम की निगरानी रखना। तो उसका नाम था इनसैट 3DS। इसको याद करने का ट्रिक है कि आप समझिए उन्होंने 3D में छोड़ा कि 3D में अच्छा व्यू मिले हमें मौसम का, ठीक? 2D में नहीं, 2D में पहले था, 3D ऐसे समझ लीजिए। तो 3DS छोड़ा था उन्होंने, इसरो ने। चलिए, वन सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये सौरव गांगुली की है। और इनके ऑप्शन इनको भी याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे अभी इनके बारे में पूछ लिया, कल को इनके बारे में पूछ लेंगे, है ना? तो हमें सारे क्रिकेटर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन में दिए हैं इनकी ने कौन कौन सी बुक लिखी है हमें ये पता होना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको ये याद भी करा देता हूँ। देखो, युवराज सिंह ने लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कपिल देव ने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सुनील गावस्कर ने लिखी है सनी डेज और सौरव गांगुली ने लिखी है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो मैं ट्रिक बताता हूँ, इससे आपको ये याद हो जाएगा। युवराज सिंह को हम जानते हैं ना, वो कैंसर से लंबी लड़ाई लड़े, तब जाके वो बचे हैं किसी तरह। तो कैंसर की लड़ाई एक लंबी लड़ाई होती है ना, एकदम टेस्ट मैच की तरह। 2020 या वनडे तो है नहीं, टेस्ट मैच लंबा चलता है कई दिनों तक। वैसे ही युवराज सिंह ने कैंसर से टेस्ट मैच लड़ा है, मतलब लंबी लड़ाई लड़ी है। तो उन्होंने इसलिए लिखी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। कपिल देव आपने देखा होगा जब मैं इंटरव्यू में जो बोलते हैं ना, ऐसा लगता है दिल से बोल रहे हो, एकदम दिल से, एकदम रॉ और रियल बोलते हैं वो। तो उन्होंने इसलिए बुक लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सनी डेज़, अब जब भी आप गावस्कर मतलब सुनील गावस्कर जी को देखोगे ना इंटरव्यू में, तो वो अक्सर मतलब पुरानी बातों को लेकर खुश होते हुए बात करते दिखेंगे आपको। तो उसी दिनों में और एन्जॉयमेंट में खोए दिखेंगे आपको। तो उससे आप याद कर लीजिए सनी डेज़, वो हमेशा अपने सनी डेज़ में खोए रहते हैं। सौरव गांगुली, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। आपने देखा होगा सौरव गांगुली जब शतक बना भी लेते थे ना, उसके बाद भी वो नॉर्मल ही खेलते थे। बाकी खिलाड़ी को आपने देखा होगा जब वो सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं तो बेफ़िक्र होके खेलते हैं कि आउट हो जाए तो आपको परवाह नहीं है। पर वो थे ना, वो सौरव गांगुली हमेशा 200 रन की चाहत और 300 रन की चाहत में रहते थे। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और आपने देखा भी होगा सच में वो वैसे ही खेलते थे। उन्होंने इसलिए अपनी बुक का नाम भी यही लिखा है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, मतलब 1 सेंचुरी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं 2 सेंचुरी बना के जाऊँगा, तो मैं अच्छे से खेलूँगा। सौरव गांगुली हमारे उस टाइम के कैप्टन जो थे सौरव गांगुली, उन्होंने लिखी अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। सुनील गावस्कर सनी डेज़, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। पॉज़ करके एक बार इमेजिन करके ऐसे ही पढ़िए जैसे मैंने पढ़ाया, देखो आपको बिना रटे याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत
में कौन सा पर्यावरण आंदोलन बांध विरोधी सक्रियता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन उस टाइम हुआ था, ये गुजरात की तरफ में हमारे, उस टाइम ये सरदार सरोवर डैम पर चलाया गया था। और ये इसलिए चलाया गया था, उस टाइम जब वो डैम बन रहा था ना, तो सारा पानी आसपास के एरिया में जा रहा था, जिससे वहाँ के आदिवासी जंगल सबों को दिक्कत हो रही थी। ये बहुत बड़ा पर्यावरण आंदोलन था उस टाइम का, सबसे बड़ा यूँ कह लीजिए। इसके अलावा ये भी है ना, ये भी आंदोलन था, मुलशी सत्याग्रह हुआ था, हमारे टाटा स्टील कंपनी है, उस टाइम टाटा कंपनी ना एक बांध बना रही थी, तो ये उसके विरोध में हुआ था। और ये उस लेवल पे नहीं था जितना नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध मतलब में आंदोलन हुआ था बड़े लेवल पे। टेहरी बांध ये भी हुआ था उत्तराखंड में। तो टेहरी बांध है ना, हमारी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। याद रखिए, टेहरी बांध ना सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। उस टाइम भी आंदोलन चला था वहाँ पे, लोगों ने इसके लिए किया था। ये दोनों आंदोलन थे, उतने बड़े नहीं थे, मगर ये बहुत बड़ा आंदोलन था। तो वही इसमें पूछा गया, सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा आंदोलन यही था। और बायोडीजल राष्ट्रीय मिशन ये एक आंदोलन पर्यावरण से संबंधित नहीं है, यह मुख्य रूप से बांध विरोधी प्रतिक्रिया से जुड़ा नहीं था, ये कोई नॉर्मल आंदोलन था। एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करने के लिए फिनॉल घोल को कितनी सार्थकता का प्राप्त होनी चाहिए? तो कितनी मात्रा बोला है एंटीसेप्टिक के रूप में करने के लिए, इस घोल का कितना मात्रा होनी चाहिए? 0.2 से 1 के बीच वैसे होना चाहिए, और हमें ऑप्शन में ये आंसर सही दिया, तो हम यही मानेंगे। तो 0.2% घोल होना चाहिए। इसे आप पॉज करके याद कर लीजिएगा। चलिए, कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को अधिसूचित किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यही ऑप्शन कैसे नहीं हो सकता, आप दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं। महिला एवं बाल, ये महिला और बाल यानी बच्चों के लिए होगा ये मंत्रालय, उससे रिलेटेड काम जब भी होगा तो उनका इनका नाम आएगा। मैं ट्रांसजेंडर महिला है नहीं, और बाल विकास मंत्रालय यानी बच्चे हैं नहीं, तो इनसे रिलेटेड तो ऐसे नहीं हो सकता। अब बच्चे अल्पसंख्यक कार्मिक, अल्पसंख्यक होते हैं जो कम मात्रा में हो, खासकर जाति और कास्ट से रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ना ही पेंशन से रिलेटेड बात है, ना ही कोई क्रमिक यानी काम वाम से रिलेटेड वाली बात है, ये भी आंसर नहीं होगा। सामाजिक, हाँ, ये समाज से रिलेटेड बात है ट्रांसजेंडर की, तो इस मंत्रालय के तहत ही किया गया है। आप दिमाग लगा के भी आंसर कर सकते थे एग्जाम में। ठीक, बाकी अब यहाँ पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए, केरल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो उस टाइम उन्होंने BPCL के साथ किया था। इसके अलावा इनके बारे में पढ़ लीजिए आप। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड IRL है, और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड PPCL, इन्होंने साइन किया था उस टाइम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के साथ में हरित हाइड्रोजन के लिए। ठीक, तो उसमें कोई और बताने वाली चीज़ नहीं है, इसे आप पढ़िए और समझिए। चलिए, क्या इसके अलावा ये सारे जितने भी हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। आपको मैं ये कहूँगा, ये PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे-जैसे मैं आपको ऑप्शन के तहत ये सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके लिए मतलब एग्ज़ाम में गोल्डन बन जाएगा, गोल्डन एकदम। आपको फालतू बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जो भी इम्पोर्टेंट तो है, बट हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, और उसके ऑप्शन को डिटेल में बताया है। क्योंकि कभी वो ये पूछ रहा है, तो कभी वो ये पूछ रहा है एग्ज़ाम में, कभी ये पूछ दे रहा है। मैंने आपको हर ऑप्शन को डिटेल में बताया है, ताकि कोई भी एग्ज़ामिनर बनाए घुमा-घुमा के क्वेश्चन इस ऑप्शन से, और आप ईज़िली कर पाएँ। और अगर वो ना भी पूछे तो ये ऑप्शन देगा, तो आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाएँगे। ठीक? चलिए, तो बस मैं आपसे कहूँ रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।